वेलकम डियर रॉकेट्स एंड डाई हार्ड गेम सीरीज फैन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक सुपर गेम सीरीज का पहला पार्ट। इस कहानी की बैक स्टोरी यह है कि दुनिया में 100 ऐसी मंत्र शक्तियों वाली चाबियां हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के पास हैं। अगर किसी इंसान ने 100 की 100 चाबियां इकट्ठा कर ली तो वो इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि दुनिया पर राज करेंगे, लगभग एक भगवान बन जाएंगे। पर 100 चाबियों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हर चाबी की अपनी एक अलग शक्ति है और कोई भी किसी और से उतनी आसानी से उनकी चाबी छीन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों के पास ये मैजिकल चाबियां हैं, जिसमें से एक चाबी ऐसी है जिससे एक पुरातन काल के डीमन को जगाया जा सकता है। वो डीमन दुनिया में कदम रखते ही एक प्रतियोगिता घोषित करेगा और उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे उसके अपोनेंट की मैजिकल चाबी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हारने वाले को वो डीमन मौत के घाट भी उतार देगा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आप इस पार्ट को पूरा देखेंगे तो आगे के पार्ट्स की मांग जरूर करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे के पार्ट्स लेकर आएंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए देखते हैं इस शानदार गेम सीरीज के पहले पार्ट को, जिसका नाम है अकमा गेम सीरीज और ये इसी साल रिलीज हुई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं सीरीज के अंदर। कहानी की शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के एक जंगल को दिखाते हैं, जहाँ एक जापानीज आदमी ट्राइबल्स के कब्जे में है। दोस्तों, उसे एक झोपड़ी में बांध कर रखा होता है। उनका लीडर आकर पूछता है कि सच बताओ, तुम कौन हो और हमारा बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गए। पर दोस्तों, वो चुप रहता है। उसके पासपोर्ट से उनको पता चलता है कि उसका नाम तिरुसा है। दूसरा आदमी उसके गले में पहनी हुई एक चाबी देखता है और कहता है, लगता है ये उन लोगों में से एक है, क्यों ना इसे हम खत्म कर दें। और तब बाहर से एक आदमी आकर बताता है कि बहुत ढूंढने के बाद ही कहीं भी पानी नहीं मिला। अब पानी चाहिए तो हमें पूर्वी तट पर जाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी नदियाँ सूखी होंगी तो और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, लोग प्यास से मर जाएंगे। तब वो जापानीज आदमी देखता है कि उसके गले में पहनी हुई चाबी दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वो कहता है कि देखिए, पानी दक्षिण दिशा में है। लीडर पूछता है कि तो तुम्हें हमारी भाषा भी आती है क्या? खैर, अब ये बताओ तुम हो कौन? जापानीज कहता है कि मुझे लकी मैन कहा जाता है। दोस्तों, उन्हें उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, ये सोचकर वो दक्षिण दिशा में खोदना शुरू कर देते हैं। और जैसा तिरुसा ने कहा, वहाँ पर पानी निकल जाता है। सभी पानी को देखकर जश्न मनाते हैं। लीडर की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो कहता है, भाई हमें माफ कर दो। अक्सर लुटेरे यहाँ पर आते हैं और हमारे गांव को लूट कर चले जाते हैं, इसलिए हमने तुम पर भी शक किया। पर तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब तिरुसा कहता है कि मुझे इस गांव के सरदार से मिलना है। और दोस्तों, अगले सीन में उसे सरदार से मिलवाया जाता है। वो भी तिरुसा से बड़े खुश होते हैं और पूछते हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तिरुसा कहता है कि मैं एक पुरातन चाबी ढूंढ रहा हूँ। और इस पर सरदार अपने पास रखी एक चाबी उसे देते हैं और बताते हैं कि इस गांव में हम इस चाबी को बहुत मानते हैं, लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया उसके बदले में ये तुम्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम खुश रहो बस। पर दोस्तों, तिरुसा उस चाबी को देख कर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वो चाबी नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, ये आप ही रख लीजिए, मुझे तुरंत अपने देश लौटना है। और इस तरह वो गाँव वालों से विदा लेकर बैलगाड़ी में वहां से निकल जाता है। तब वो फोन पर कोई न्यूज देखता है जिसमें लिखा होता है कि जापान में हाल ही के दिनों में कई उद्योगपतियों की मौत हुई है। और हैरानी की बात यह है कि मरने से पहले उन सब ने अपनी धन दौलत सब कुछ मोरोको नाम के एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, उस फोटो में ना बैकग्राउंड में एक आदमी खड़ा दिखता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है, और उसका रूप देखकर तिरुसा चौंक जाता है। वो उस फोटो का एक स्क्रीनशॉट सेव करके रख लेता है अपने पास। फिर एक जगह उतरकर वो चलने लग जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि उन चाबियों का रहस्य क्या है और वो खुद उन चाबियों को क्यों ढूंढ रहा है। तो हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में युद्ध 3 कारणों के लिए होते हैं। एक तो पदवी, दूसरा धन और तीसरा अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन ये तीनों कारण झूठ है दोस्तों। आज से पहले जो युद्ध हुए और आज के बाद जो युद्ध होने वाले हैं, उन सब के पीछे की वजह है 100 मैजिकल चाबियां। अगर वो 100 चाबियां किसी एक के हाथ में आ गई तो ये दुनिया उस इंसान के कदमों तले होगी। यहाँ से अब दिखाते हैं कि तिरुसा जापान की एक ट्रेन में जा रहा है। उसे अपने पापा की बहुत याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि बेटा, ये एक डीमन की चाबी है जिसमें कई मैजिकल शक्तियां हैं। कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह की 100 चाबियां हैं, लेकिन इसमें कितना सच है ये मैं भी नहीं जानता बेटा। पर जब ये चाबी मेरे हाथ लगी तो मुझे अपना खोया हुआ वॉच और मोबाइल वापस मिल गया। ये एक तिलिस्माती चाबी है, इसे तुम रख लो बेटा, पर हाँ, इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। यहाँ से दोस्तों जापान के एक बड़े बिल्डिंग को दिखाते हैं, जहाँ पर मोरोको नाम के एक यंग आदमी को दिखाते हैं। उसके सामने होंडा नाम का एक बिजनेसमैन बैठा होता है और टेबल पर ना एक चाबी होती है जिसमें से रोशनी निकलती है। मोरोको हंसकर उसको उठा देता है और कहता है, तुम प्रतियोगिता में हार गए, अब तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत सब कुछ मेरी हो जाएगी। तुम पर वैसे भी बहुत कर्जा है ना, इसलिए तुम अब खुदकुशी करने वाले हो ना।
ठीक है, ये कहकर दोस्तों मोरुको चला जाता है। अगले ही क्षण न जाने होंडा को क्या होता है, वो अपनी पूरी जायदाद मोरुको के नाम कर देता और कहता है कर्ज तले दबकर मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कहकर वो खुद ही खिड़की से नीचे कूद जाता है। मरने से पहले उसके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले थे, डीमन की चाबी। और तभी बुलेट बाइक में आया वो आदमी ये सारी चीज देख रहा होता है। दूसरी ओर मोरुको कार में जा रहा होता है। उसका आदमी कहता है कि हमारे पास अब 31 मिलियन डॉलर्स हैं, अब हमें मेहनत करके गुजारा करने की क्या जरूरत है, हमारे परिवार के लिए इतना धन काफी है वैसे भी। पर मोरुको कहता है मुझे अपने परिवार को दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार जो बनाना है, इसलिए मुझे और पैसा चाहिए। एंड दोस्तों उसी समय उसे एक मैसेज आता है और वो कहता है कि तीसरी चाबी जिसके पास है उसका भी पता लग चुका है, उसका नाम है तिरुसा, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें जल्द से जल्द उसकी चाबी को हासिल करना है। असल में दोस्तों मोरुका ने होंडा से दूसरी मैजिकल चाबी ले ली थी, पता है आपको। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उसके पास पहली चाबी कैसे आई, ये फिलहाल तो नहीं बताया जाता। तो अब वो तीसरी चाबी के लिए तिरुसा को टारगेट करेगा। अगले सीन में तिरुसा मियानमची ग्रुप नाम के एक बड़ी कंपनी में जाता है। वो रिसेप्शन से कहता है कि मेरा नाम तिरुसा है और मैं अंकल रियान से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों वो उसे वेट करने को कहती है तो तिरुसा कहता है शुरू में इस कंपनी का नाम तिरुसा ग्रुप था, लेकिन बदकिस्मती से कंपनी मेरे पापा के हाथ से निकल गई। वो बता ही रहा होता है कितने में रियान आ जाता है और तिरुसा उन्हें अंकल कहकर गले लगा लेता है। दोस्तों ये रियान है ना, ये भी उन मैजिकल चाबियों के बारे में जानता है और पूछता है कि क्या हुआ, कुछ मिला क्या। वो कहता है कि अंकल मैंने पूरा एशिया में ढूंढ लिया है पर कहीं कुछ पता नहीं चला। पर हाँ इस न्यूज को देखिए, इसमें बताया गया है कि हाल ही में कई उद्योगपति सस्पिशियस तरीके से मर रहे हैं और मरने के पहले सबके सबने 3 शब्द कहे थे, डीमन की चाबी। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि उन मौतों का उन मैजिकल चाबियों के साथ कोई ताल्लुक है ना। पता नहीं अंकल, पर हमें जल्द पता लगाना होगा। लेकिन अंकल ये सारे उद्योगपति ना मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मोरुको नाम के एक 24 साल के यंग आदमी के नाम करके मर रहे हैं। इसका राज भी तो पता लगाना है हमें। और हाँ इस फोटो को देखिए, बैकग्राउंड में खड़े इस आदमी को पहचाना आपने? ओह हाँ, ओ ये तो वही है जिसने तुम्हारे पापा का कत्ल किया था। उस कातिल का नाम तो निक है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब तिरुसा छोटा था दोस्तों, तो उसने अपने पापा को एक दिन बताया कि पापा आपने जिन 100 चाबियों का जिक्र किया था उसके बारे में मैंने नेट पर सर्च किया और मुझे एक छोटी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनकर दोस्तों उसके पापा चौंक गए और कहने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया बेटा, अब दुश्मनों को पता चल जाएगा कि कोई उन चाबियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और वो हमें फॉलो करेंगे। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। तभी दोस्तों रिसेप्शन से कॉल आता है कि आपसे मिलने कोई अजनबी आया है। ये सुनकर पापा ने तिरुसा से कहा कि बेटा मुझे कुछ तो गलत लग रहा है, तुम जाकर अंकल रियान को लेकर आ जाओ। और जब दोस्तों तिरुसा रियान को लेकर कमरे में आया तो वहाँ पर निक पापा पर गन तान कर खड़ा था। वो पूछ रहा था कि मुझे तुम्हारी चाबी दे दो, लेकिन पापा नहीं माने तो उसने बंदूक तिरुसा की तरफ घुमा दी और अपने बेटे को बचाने के लिए पापा उससे भिड़ गए तो उसने पापा को ही शूट कर दिया। पापा ऑन द स्पॉट मर गए। रियान और तिरुसा ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इतने में निक अपने साथ जो बॉम्ब लेकर आया था उसे कमरे में फेंककर उसका टाइमर ऑन कर देता है। वो तिरुसा और रियान तो घबराकर बाहर जाकर छुप गए, लेकिन अगले ही सेकंड बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें खुशकिस्मती से ये दोनों बच गए। पर पापा जो अंदर मरे पड़े थे उनकी लाश को भी वो उठा नहीं पाए क्योंकि ब्लास्ट में उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तिरुसा उसके बाद उस घटना को सोच सोच कर कई दिन तक रोया करता था। प्रेजेंट में दोस्तों इस कंपनी का ओनर मियानमची वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्यों तिरुसा, तुम इस कंपनी में काम करते हो क्या? नहीं ना, फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, अभी निकलो यहाँ से। तिरुसा चुपचाप बाहर चला जाता है दोस्तों। इसके बाद एक बड़े मीटिंग हॉल को दिखाते हैं जहाँ पर माइकल नाम का आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। कहता है कि एआई की मदद से मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह आपका हर काम कर सकता है, पर इसे बड़े लेवल पर बनाने के लिए मुझे स्पॉन्सर्स की जरूरत है। क्या आप में से कोई इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है? पर कोई उसे स्पॉन्सर नहीं करना चाहता दोस्तों। माइकल दुखी होकर अपने ऑफिस लौट आता है। वहाँ उसके साथ काम करती है कहानी की हीरोइन जिसका नाम है मिशा। असल में तिरुसा के स्कूल फ्रेंड्स है दोस्तों ये दोनों। इन दोनों ने मिलकर जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम है ओरोची। मिशा पूछती कि तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला क्या? माइकल कहता है कि अरे प्रेजेंटेशन को देखकर तो सबने ताली बजाई, लेकिन जब स्पॉन्सरशिप की बात आए तो सबके मुंह जैसे फेविकोल की तरह चिपक गए हो, कोई इसमें पैसा डालने को तैयार ही नहीं है यार। तब मिशा कहती है कि तिरुसा वापस जापान आ गया है, वो पास ही एक चॉकलेट फैक्ट्री में ही काम करता है, चलो उससे मिलकर आते हैं। असल में दोस्तों तिरुसा ने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाला था और उसी के जरिए मिशा को ये बात पता चली थी। दूसरी ओर उस चॉकलेट फैक्ट्री को दिखाते हैं जहाँ तिरुसा काम कर रहा होता है। कंपनी का ओनर कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे पापा की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उनकी मदद से मैंने छोटा बिजनेस शुरू किया और आज इस कंपनी का ओनर हूँ। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हें ये काम देना पड़ रहा है
क्योंकि और किसी काम की वैकेंसी है नहीं ना यहाँ पर। एक काम करो, तुम 2-3 महीने यहाँ पर काम करो, फिर तुम्हें अच्छी पोस्ट दिलवा दूंगा। कोई बात नहीं अंकल, मुझे ये काम बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे भी आप परेशान मत होइए। दोस्तों यहाँ से अगले सीन में तिरुसा अपने फ्रेंड से मिलने चाहता है। उसे देखकर मिशा कहती है कि अरे वाह, तुम तो एकदम हैंडसम लग रहे हो यार। वो भी कहता है कि अरे कहाँ हैंडसम, कल तक तो मैंने दाढ़ी वगैरह बना कर रखी थी शाहजहां की तरह, बड़ी मुश्किल से शेव करके आया हूँ वैसे भी। और तुम दोनों बताओ तुम कैसे हो? मिशा कहती है माइकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैं उसकी जूनियर हूँ। और तब माइकल पूछता है कि तिरुसा तुम अपने पापा की कंपनी वापस खरीदने वाले हो? पता नहीं यार, शायद उसका वक्त अभी आया नहीं। और तभी माइकल को ऑफिस से कॉल आता है कि एक और प्रेजेंटेशन देना है, जल्दी ऑफिस आओ। माइकल और मिशा चले जाते हैं। रात को तिरुसा अपने घर पर लौटता है, जो घर कम और गोडाउन ज्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों यही उसका घर है जहाँ पर उसने मैजिकल चाबियों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है। दूसरी ओर मिशा माइकल से कहती है कि सुनो, तुम्हें याद है तिरुसा स्कूल में कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर अब देखो यार किसी चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे काम कर रहा है। मुझे तो सच में उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें एतराज न हो तो उसे भी इसी ऑफिस में काम दे दो ना। माइकल कहता है ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मिशा खुश होकर ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी ओर दोस्तों रियान तिरुसा को बताता है कि सुनो, मैंने मोरको के बारे में पूछताछ की और पता चला है कि उसका बाप बहुत अमीर आदमी था, लेकिन गैम्बलिंग में उसने अपना सारा धन गवा दिया। पर अब सुनने में आया है कि मोरको का परिवार न जाने कैसे हद से ज्यादा धन उड़ा रहा है। और जब पुलिस ने मोरको से पूछा कि मरने से पहले होंडा ने तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्यों दी, तो उसने कहा कि होंडा ने मेरे पापा से कर्ज लिया था, उसी के बदले उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दोस्तों वहाँ पर मिशा आ जाती है। तिरुसा रियान को मिशा का इंट्रो देता है, लेकिन इतने में मोरको और उसके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। दोस्तों वो कहता है मुझे पता है तिरुसा के पास एक मैजिकल चाबी है, मुझे वो चाबी चाहिए और कुछ नहीं। पर रियान कहता है चाबी? उसके पास ऐसी कोई चाबी नहीं है। मोरको कहता है अच्छा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? कहकर वो तिरुसा का पोस्ट उसको दिखाता है जिसमें तिरुसा ने अपनी एक फोटो डाली थी। और दोस्तों अनजाने में उसने वो चाबी अपने गले में पहन रखी थी, जिसको देखकर ही मोरको को ये पता चला। तिरुसा पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुमने होंडा की जान क्यों ली? अरे वाह, तुमने बहुत रिसर्च की है क्या मेरे बारे में? इस मैजिकल चाबी के लिए ही मैंने उसकी जान ली और अब तुम्हारा भी वही हाल होगा अगर तुमने चाबी नहीं दी। कहकर दोस्तों वो एक चाबी को टेबल पर गाड़ता है, जिससे कि उस जगह पर बवंडर जैसा कुछ हो जाता है और उसमें से 20 फीट ऊंचा एक डीमन निकलता है। वो कहता है कि मैं अकमा गेम का मास्टर हूँ और तुम दोनों के बीच जो प्रतियोगिता होने वाला है उसका फैसला मैं करूंगा। तिरुसा और रियान की तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि ये क्या चीज है। मिशा चुप नहीं रहती दोस्तों और कहती है अरे ये तो VFX है, सच नहीं है ये। कहकर वो डीमन को टच करने जाती है तो वो तो चिल्ला देता है चुप हो जा मालिके, एक कस के मारूंगा तो दीवार से चिपक जाएगी, समझी। और जब मिशा को समझ में आता है कि ये VFX नहीं सच में डीमन है तो वो बेहोश। तिरुसा डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल ही नहीं होता, वो बाहर भी नहीं जा पाता। मोरको कहता है कि मैंने अपनी चाबी जब टेबल पर गाड़ी तो ये जगह मेरे कंट्रोल में आ गई थी और अब इस गेम को पूरा किए बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। डीमन कहता है कि ये ट्रू और फॉल्स का गेम है। अगर मैं कहूँ कि मोरको ने आज सुबह नाश्ता किया तो तुम्हें गैस करके बताना होगा कि ये सही है या गलत, और अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो मोरको को 1 पॉइंट मिलेगा। गेम के एंड में जिसने ज्यादा पॉइंट जीते होंगे वही विनर होगा। दोस्तों ये गेम खेलने के अलावा तिरुसा के पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो मान जाता है। मोरको कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर मैं ये गेम जीत गया तो तुम्हारे पास जो चाबी है वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। मेरा बस चले तो मैं तुमसे बहुत सारे पैसे भी ले लेता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे बहुत ही कम है, तो तुम मुझे सिर्फ 10 येन दे देना काफी है। अब तिरुसा डीमन से कहता है कि अगर मैं हार गया तो मेरी चाबी मोरको को मिलेगी, पर अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? सुनो, अगर मैं जीत गया तो मोरको को चाबियों का रहस्य मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, और मेरी दूसरी शर्त जीतने पर यह है कि सिर्फ मैं फैसला करूंगा कि मोरको की जान कब जाएगी। दोस्तों पहले तो डीमन सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर मान ही जाता है। लेकिन अब मोरको घबरा जाता है कि ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी, मुझे भी तिरुसा की जान मांग लेनी चाहिए थी, पर मैंने क्या मांगा, सिर्फ 10 येन। थू है तुझ पर मोरको, थू। इस तरह वो खुद को कोस लेता है दोस्तों, पर उसे यकीन पूरा होता है कि वही जीतेगा। इसलिए वो डीमन के सामने कह देता है कि अगर मैं हारा तो इसी स्पॉट पर तुम मेरी जान ले लेना। पहला सवाल तिरुसा करता है। वो टेबल पर रुमाल बिछाकर उसके ऊपर 500 येन का कॉइन रखता है, फिर उस पर एक टी कप रखकर रुमाल को खींचकर पूछता है टी कप के नीचे अभी भी 500 का कॉइन है या नहीं, ये बात सही है या गलत, बताओ। मोरको हंसकर कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? मैंने देख लिया है कि कॉइन रुमाल के साथ चला गया था, फिर भी मैं जल्दबाजी में जवाब तो नहीं देना चाहता, क्योंकि हो सकता है तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कहकर वो तिरुसा की तरफ का टेबल चेक करता है तो टेबल के नीचे, और वो भी कप के ठीक नीचे, कॉइन होता है दोस्तों। मोरको उस कॉइन को निकालकर अपने पॉकेट में डाल देता है, लेकिन फिर भी उसे शक है कि तिरुसा ने कुछ कॉइन्स ड्रॉर में छुपाए होंगे। वो ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तिरुसा ऊपर हाथ रखकर उसे खोलने नहीं देता। मतलब कॉइन जरूर कप के
नीचे ही होगा। ये सोचकर वो कहता है, डीमन जी, तिरुसा ने कहा कि कॉइन कप के नीचे है या नहीं, तो मेरा जवाब है कि ये सही है। और इस पर तिरुसा जरा स्माइल करता है तो वो मोरोको घबरा जाता है दोस्तों। डीमन कहता है, तुम्हारा जवाब गलत है। मोरोको टेंशन में ड्रॉर खोलता है तो उसमें कॉइन नहीं होता दोस्तों। यही तो थी तिरुसा की चाल, जिससे इस राउंड में मोरोको हार गया और तिरुसा को एक पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब तिरुसा के पापा का कत्ल हुआ तो तिरुसा छोटा था और पापा की कंपनी को वो चला नहीं सकता था। तब कंपनी के एक सीनियर आदमी ने, जिसका नाम मियान मची था, उसने तिरुसा से कहा कि बेटा, कंपनी मुसीबत में है और हमें इन्वेस्टर्स को पैसे देने हैं। अगर कंपनी चलाने में तुमने छोटी सी भी गलती कर दी तो कंपनी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो ताकि कुछ साल कंपनी मैं संभाल लूं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं ये कंपनी फिर तुम्हारे नाम कर दूंगा। दोस्तों, तिरुसा ने उस पर विश्वास करके साइन किया था, लेकिन उसने तिरुसा को कंपनी से ही नहीं उसके घर से भी निकाल दिया। उसके बाद उसे रियान ने सपोर्ट किया और उसे पढ़ने के लिए इंडिया भेजा, जहां रियान का एक दोस्त था। तिरुसा बहुत रोया कि पापा ने कितनी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की थी, मैंने एक ही पल में उनका सब कुछ खो दिया। पर रियान ने दोस्तों से हिम्मत दी कि बेटा, पैसे का क्या है, कभी भी कमाया जा सकता है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। तिरुसा ने इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो 100 मैजिकल चाबियों की तलाश में दुनिया भर घूमा। और यही हमने दोस्तों कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब प्रेजेंट में अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें मोरोको सवाल पूछेगा। वो कहता है कि मेरे पास 2 चाबियां हैं और जब किसी के पास 2 चाबियां होती है तो उसे एक खास शक्ति मिलती है। कहकर वो अपने हाथ दिखाता है, जिस पर एक अजीब सिंबल बन जाता है और फिर कमरे की सारी चीजें बर्फ की तरह जमने लग जाती है। मोरोको बताता है कि इस शक्ति का नाम है एरियल सील। थोड़ी देर में जगह पूरी तरह फ्रीज हो जाएगी और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द अपना जवाब देना होगा। तो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। इस बिल्डिंग के चारों ओर 1 किलोमीटर की दूर पर 4 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्या ये सही है या गलत, बताओ। तिरुसा दोस्तों आंख बंद करके सोचता है और उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ कम से कम 7 बड़ी दुकानें हैं। तो इसका स्टेटमेंट तो ठीक है, पर ये ठहरा 1 नंबर का चालू आदमी जरूर सवाल में कोई चाल है। पर दोस्तों वो ज्यादा देर नहीं सोच पाता क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तिरुसा कहता है कि हाँ, तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास के 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर 4 से भी ज्यादा बड़ी दुकानें हैं। इस पर मोरोको हंसता है। डीमन कहता है तुम्हारा जवाब गलत है। एंड यहाँ तिरुसा की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसी बीच मोरोको को एक पॉइंट मिल जाता है। तभी माइकल मिशा को कॉल करता है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाती ना तो वो तिरुसा के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि मिशा कहकर गई थी कि वो तिरुसा के घर जा रही है। यहाँ दोस्तों फिर से तिरुसा की बारी आती है सवाल करने की। वो दोबारा एक रुमाल बिछाकर कहता है कि इस रुमाल के नीचे एक बॉम्ब है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। मोरोको फिर से हंसने लगता है। उसे शक है कि इस बार भी तिरुसा कोई चाल चल रहा है। वो फिर से ड्रॉर चेक करता है, लेकिन उसमें कोई बॉम्ब नहीं होता। फर्श भी कंक्रीट का बना है तो इसके अंदर भी बॉम्ब हो नहीं सकता। पर तिरुसा जानता है कि इस घर के नीचे एक बॉम्ब है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। असल में तिरुसा ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पढ़ा था कि नेशनल रजिस्ट्री में ये दर्ज है कि इस लोकेशन पर जहाँ पर ये बिल्डिंग है इसके नीचे एक इनएक्टिव बॉम्ब है। तिरुसा ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि मोरोको कहता है यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है, मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। बस दोस्तों तिरुसा खुश हो जाता है कि अब दूसरा पॉइंट तो मुझे ही मिलने वाला है। और डीमन कहता है कि मोरोको का जवाब ठीक है? यानी तिरुसा का स्टेटमेंट गलत। तिरुसा डीमन से कहता है कि ये चाल चल रहा है, इस बिल्डिंग के नीचे कई इनएक्टिव बॉम्ब दफनाए हुए हैं। पर डीमन कहता है कि पहले रहे होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। ओहो, इस तरह मोरोको को एक और पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। और अब मोरोको की बारी आती है दोबारा। तो वो कहता है कि इस बिल्डिंग को अगर सेंटर में लो तो इसके चारों ओर 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर 1300 लोग रहते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत। तिरुसा फिर आंखें बंद करके सोचता है कि उसके अनुसार ये स्टेटमेंट सही लगता है। लेकिन पिछली बार जब तिरुसा श्योर था अपने जवाब को लेकर तो वो गलत साबित हो गया था। कहीं इस बार भी मोरोको के सवाल में कोई चाल तो नहीं है। ये सोचकर वो थोड़ी और देर सोचता है और तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ती है, जो एकदम नॉर्मल चल रहा होता है दोस्तों। तिरुसा को लगता है कि अगर मोरोको का मैजिकल पावर सच में इस कमरे की हर चीज को फ्रीज कर रहा है तो लैपटॉप कैसे काम कर रहा है। मतलब ये कि इस कमरे को फ्रीज करना मोरोको का कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि उसका सुपर पावर कुछ और ही लगता है। इसी बीच दोस्तों रियान ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होने लगता है। उसे बचाने के लिए तिरुसा वहाँ पर पड़े कागज, करेंसी नोट्स वगैरह को कचड़े के डब्बे में जलाने लग जाता है। तब जाकर रियान की हालत जरा ठीक होती है। अब तिरुसा को दोस्तों मोरोको की चाल समझ में आ जाती है। वो कहता है कि शुरू में तुमने जो सवाल किए थे वो सारे इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द पूछे थे, और जब तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो तब से खिड़की से आ रही रोशनी में फर्क दिख रहा है। मतलब तुमने अपनी शक्ति से इस जगह को फ्रीज नहीं किया, बल्कि उस शक्ति के बल पर तुम इस कमरे को उठाकर कहीं और लेकर आ गए हो। मतलब इस वक्त ये घर हिमालय की चोटी पर भी हो सकता है, जिस वजह से बर्फ जम रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि जरूर इसके इर्द गिर्द 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई नहीं होगा। यानी तुम्हारा स्टेटमेंट ही गलत है। दोस्तों डीमन भी मान जाता है कि तिरुसा का जवाब
जवाब बिल्कुल सही है और अब दोनों के 2-2 पॉइंट्स हो चुके हैं। तभी कैमरा जूम आउट करता है तो पता चलता है कि तिरुसा ने बिल्कुल ठीक गैस किया था। वाकई में वो घर किसी बर्फीले पहाड़ पर होता है। अब डीमन हंस देता है कि क्यों मोरुको, लगता है तुम्हारा काम तमाम करके ही रहेगा ये तिरुसा। मोरुको का डर बढ़ जाता है दोस्तों। तिरुसा कहता है कि अभी भी वक्त है, अगर जान प्यारी है तो इस गेम को यहीं खत्म कर लेते हैं। हद से ज्यादा लालची होना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है, समझे। पर डीमन कहता है नहीं, जब तक कोई जीत नहीं जाता तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। अब तिरुसा दोस्तों अपना स्टेटमेंट बोलता है कि इस कमरे में 1000 येन है, ये सही है ये गलत। मोरुको जरा कंफ्यूज होता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि पिछले राउंड में उसने टेबल के नीचे से 500 येन निकाल कर अपने पॉकेट में रख लिया था। और जब कमरे का ठंड कम करने के लिए तिरुसा ने करेंसी नोट्स को जलाया, उसमें भी एक 500 का कॉइन था। मोरुको उसे भी चेक करता है तो उसके अंदर से एक 500 का कॉइन निकलता है और अब मोरुको को यकीन हो जाता है तो वो कहता है तिरुसा का स्टेटमेंट सही है, इस कमरे में 1000 येन हैं। पर डीमन कहता है तुम्हारा जवाब ही गलत है। दोस्तों मोरुको को अपनी मौत दिखाई दे जाती है यहाँ पर और वो पूछता है कि ये गलत कैसे हो सकता है। तब तिरुसा बताता है कि सुनो, उन 2 500 के कॉइन्स में सिर्फ असली एक ही कॉइन है, दूसरा तो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो मेरे पापा ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दिया था। और दोस्तों जब वो उसे पैरों तले मसल कर देखता है तो पता चलता है कि वो सच में एक ट्रैकिंग डिवाइस है। अब डीमन कहता है तिरुसा तुम जीत गए, अब मोरुको से तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम ले सकते हो, फिर मैं उसकी जान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर तिरुसा कहता है कि मिस्टर डीमन, शायद आपको याद नहीं है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर मैं जीत गया तो सिर्फ मैं फैसला करूंगा कि मोरुको की जान कब जाएगी। इसके लिए आप मान भी गए थे। इस पर डीमन वहां से गायब हो जाता है दोस्तों। इसी बीच माइकल मिशा को ढूंढते हुए तिरुसा के घर पर आता है, लेकिन घर में सिर्फ तिरुसा का कमरा मिसिंग होता है दोस्तों। कमरा! माइकल तो चौंक जाता है, फिर अचानक उसका कमरा वहां पर आता है जिसको देखकर वो फिर से चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। वहाँ मिशा बेहोश पड़ी होती है और मोरुको अपनी जान बचाने के लिए तिरुसा का शुक्रिया अदा करता है। तिरुसा कहता है कि ठीक है, आगे से अपना लालच कम करो, समझे। वैसे तुम्हारे पास वो मैजिकल चाबी आई कैसे? मोरुको कहता है कि बता तो मैं दूंगा, पर तुम हंसना मत प्लीज। एक दिन आसमान से मेरे सर पर गिरी थी वो चाबी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं गुरु, मेरे पापा के मरने के बाद मैं छोटी मोटी गैम्बलिंग कर लेता था, पर हर बार मैं हारता था। और एक दिन हुआ ये कि वो चाबी ऊपर से गिरी और मेरे हाथ लग गई। उस पल से मेरी जिंदगी पूरी तरह संवर गई। गैम्बलिंग में हर बार जीतने लगा। मेरे पास इस तरह बहुत पैसे आ गए। तब मुझे निक नाम का एक आदमी का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरे पास जो मैजिकल चाबी है उसी की तरह और भी 99 चाबियां हैं, और अगर मैंने उन चाबियों को पा लिया तो ये दुनिया मेरी हो जाएगी। दोस्तों वो बता ही रहा होता है कि ठीक उसी वक्त मोरुको को निक का कॉल आता है। वो स्पीकर ऑन करता है। निक कहता है क्यों तिरुसा, लगता है तुम जीत गए। तिरुसा कहता है तुम मेरे पापा के कातिल हो और जिस दिन तुम मेरे हाथ लगोगे ना, सोच लेना तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। निक कहता है कि चुप, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले, तुम उन 100 मैजिकल चाबियों के बारे में तो जानते ही होंगे। जिस तरह मोरुको को वो चाबी मिली थी ना, उसी तरह मेरी पसंद के कुछ और लोगों को मैं कुछ और मैजिकल चाबियां देने वाला हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कब तुम पर हमला करके तुम्हारी चाबी छीनने वाला है, और अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर आकर मेरे चीथड़े उड़ा देना। दोस्तों तब निक के बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि उसने 30 से भी ज्यादा चाबियां कलेक्ट कर ली है। यहाँ मोरुको अचानक बड़बड़ाता है कि मुझे उधार वापस करना है। कहते कहते वो सूरज की रोशनी में जाता है तो अचानक गायब। पर जाने से पहले दोस्तों उसने अपनी मैजिकल चाबी तिरुसा को दे दी थी। एंड अब वो समझ नहीं पाते कि जब तिरुसा ने मोरुको को डीमन से बचा लिया था तो वो अचानक गायब कहाँ हो गया। मोरुको के आदमी कहते हैं कि हम जल्दी अपने बॉस का पता लगा लेंगे। ये कहकर वो भी चले जाते हैं, पर तिरुसा समझ जाता है कि जरूर निक उन चाबियों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उसने अपनी किसी चाबी की शक्ति से मोरुको को शायद कुछ कर दिया और कॉल भी काट दिया। दूसरी ओर दोस्तों मिशा माइकल को बताती है कि मैंने इतना बड़ा भूत देखा, पता है तुम्हें? माइकल कहता है सर फिर गया है क्या तुम्हारा? मिशा कहती नहीं यार, सच में मैंने इतना बड़ा भूत देखा। माइकल भी कहता है कि सुनो, जब मैं यहाँ पर आया था ना तो तिरुसा का कमरा गायब था, बाद में वो वापस भी आ गया। मिशा कहती है कि देखा, यही तो मैं कह रही थी सरफिरे कहीं के। दोस्तों यहाँ पर तिरुसा और मिशा को डीमन पर शक होता है कि कहीं वही मोरुको को लेकर तो नहीं चला गया। पर तिरुसा कहता है कि यहाँ जो भी हुआ उसे किसी को मत बताना, वरना तुम दोनों की जान को खतरा होगा। ये मेरे और निक के बीच की लड़ाई है, तुम लोग इसमें मत पड़ो। माइकल कहता है कि अगर उन चाबियों की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है ना, तो तुम अपने पापा की कंपनी वापस क्यों नहीं ले लेते? तिरुसा कहता है मेरे पापा ने ईमानदारी से उस कंपनी को बनाया था, इसलिए मैं किसी शॉर्टकट से उसे वापस नहीं पाना चाहता। सही तरीके से ही मैं अपने पापा की कंपनी को उस मियामाची से वापस जरूर लूंगा। और इस पर मिशा और माइकल वहां से चले जाते हैं कि अब तुम्हारे मामले में दखल नहीं देंगे हम। दूसरी ओर दोस्तों एक इलीगल बॉक्सिंग मैच को दिखाते हैं जिसमें मार्क नाम का बॉक्सर बड़ी आसानी से जीत जाता है। मैच के बाद जब वो अपना ग्लव्स और बैंडेज निकालता है तो अंदर एक मैजिकल चाबी होती है, मतलब इसी की शक्ति से वो हर मैच जीतता है। यहाँ से मियामाची को दिखाते हैं जिसने चालाकी से तिरुसा के पापा की कंपनी को अपने नाम करवा लिया था। उसके कमरे में भी दोस्तों एक मैजिकल चाबी गिरती है और जब वो कार में होता है तो निक उसे कॉल करके कहता है सुनो,
तुम्हें जो चाबी मिली है उसकी शक्ति से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो और मेरा जूनियर तुम्हारी मदद करेगा इसमें। अचानक उसका कॉल कट होता है और म्यान मच्छी भी कार रोक लेता है। जब वो बाहर निकलता है ना दोस्तों, तो वहाँ निक का भेजा हुआ उसका जूनियर खड़ा होता है जिसका नाम है एरिक। दूसरी ओर दोस्तों, बॉक्सर मार्क का शराब पी के अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। इतने में वहाँ पर थॉमस नाम का आदमी आता है और ये वही है जो बुलेट बाइक में आया था दोस्तों, जिसने होंडा को मरते हुए देखा था। याद है ना, जब वो बिल्डिंग से कूदा था। वो क्या करता है कि शराब की बोतल लेकर मार्क को सर्व करता है। मार्क पूछता है, क्या तुम मेरे फैन हो? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले हर मैच हार जाते थे लेकिन कुछ दिनों से तुम हर मैच जीत रहे हो। कहीं ये तुम्हारे गले में पहनी हुई चाबी का कमाल तो नहीं? मार्क कहता है, हाँ हो सकता है। और इस पर थॉमस कहता है कि एक चाबी से अगर तुम मैच जीत सकते हो तो सोचो कि अगर ऐसी 100 चाबियां मिल जाएं तो तुम क्या ही कर सकते हो। मार्क तो चौंक कर पूछता है, क्या सच में ऐसी और भी चाबियां हैं? वो कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास ऐसी एक और चाबी है। असल में दोस्तों ये तिरुसा की बात कर रहा है। दूसरी ओर तिरुसा और रियान उन्हें मिली हुई 3 चाबियों को लैब में टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनमें पुरातन काल के कुछ अक्षर हैं जो कि उनके समझ में नहीं आते। इसी बीच मिशा तिरुसा को कॉल करके कहती है, तुम्हें याद है क्या, स्कूल में तुम, मैं और माइकल ने मिलकर एक जगह एक बॉक्स को दफनाया था और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि 10 साल के बाद हम उस बॉक्स को निकाल कर देखेंगे। 10 साल पूरे हो चुके हैं, चलो ना तुम, मैं और माइकल जाकर उसको निकाल कर देखें। लेकिन तिरुसा कहता है कि देखो मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। असल में मिशा तिरुसा को दोस्तों बहुत पसंद करती है और डायरेक्टली उससे कह नहीं पाती, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है उसके पास जाने का। फिर वो माइकल को कॉल करके यही बात कहती है तो वो भी कहता है कि पहले तो मुझे इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं और तुम हो कि अब तक स्कूल के दिनों से बाहर नहीं निकली, बताओ तुम एक काम करो, अकेली जाकर उस बॉक्स को खोल कर देख लो। मिशा दुखी होकर दोस्तों कॉल कट कर देती है। तिरुसा ने भले ही मिशा को ना कर दिया था लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने स्कूल को देखने का बड़ा मन करता है दोस्तों, और वो छुट्टी के दिन स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। इतने में मिशा भी वहाँ पर आ जाती है और बड़ी खुश होती है कि फोन पर तो बड़ा ड्रामा कर रहे थे हैं, अच्छा मुझे सरप्राइज देना चाहते थे क्या? तिरुसा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था बस। अरे तो अब आ ही गए हैं तो चलो ना अंदर जाकर बॉक्स को निकाल लेते हैं। भगवान, ये लड़की मानेगी नहीं, ये सोचकर वो भी दोस्तों उस जगह को खोदने लगता है। फिर वो बॉक्स निकाल कर उसको खोल कर देखते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें थॉमस देख रहा होता है। दूसरी ओर माइकल स्कूल के दिनों को याद करता है जब कुछ बुलीज उसे धमकाकर उससे पैसे छीन लेते थे, लेकिन तिरुसा माइकल को बचा लेता था उस समय। फिर भी माइकल को अमीर लड़कों से चिढ़ थी क्योंकि उसे लगता था कि ये सब के सब बहुत बुरे होते हैं और इसी वजह से वो तिरुसा से कभी खुलकर बात नहीं करता था। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो तिरुसा और मिशा उस बॉक्स में से एक वीडियो कैसेट निकालते हैं जिसे उन्होंने 10 साल पहले रिकॉर्ड किया था। फिर स्कूल का प्रोजेक्टर चुराकर वो उसी में कैसेट प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वायर मिसिंग होता है। मिशा कहती है मैं वायर को ढूंढ कर लाती हूँ, तो वो बाहर जाती है दोस्तों, और तब मार्क उसे पकड़ लेता है और तिरुसा को धमकाता है कि मुझे तुम्हारी मैजिकल चाबी चाहिए अभी। तिरुसा भी पूछता है क्या तुम निक के आदमी हो? वो कहता है मैं जानता तक नहीं निक कौन है, तुम बस मुझे चाबी दे दो। तिरुसा भी दोस्तों अपनी चाबी निकाल कर नीचे रखता है, पर ऐन वक्त पर इन्हें ढूंढते हुए माइकल वहाँ पर पहुँच जाता है और पीछे से मार्क पर हमला करता है और तब उनके बीच होती वहाँ पर खतरनाक फाइट। फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए तिरुसा अपनी मैजिकल चाबी जमीन पर गाड़ता है तो वहाँ पर डीमन आ जाता है। मार्क एकदम चौंक जाता है और चिल्लाता है कि इतना बड़ा भैंस ये कहाँ से आ गया? डीमन भी गुस्सा हो जाता है कि चुप कर, ओए मैं तुझे भैंस दिखता हूँ क्या? मैं अकमा गेमर का मास्टर हूँ, समझे? क्यों तिरुसा, तुम भी तैयार हो ना? ये पूरी बिल्डिंग मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, जब तक गेम खत्म नहीं होता तब तक कोई यहाँ से जा नहीं सकता, ना ही कोई आ सकता है। दोस्तों इस मार्क को देखिए, ये डीमन को धमकाता है कि मैं ना इस चाकू से तुम्हारा सर चीर दूंगा, बता रहा हूँ। ओह, इस टूटे हुए चाकू से तुम मेरा सर छीनेगा है? बताओ यार। कहकर दोस्तों डीमन उस चाकू को चबा जाता है। बताओ, कहता है ये बहुत ही पुराना चाकू, एकदम बेस्वाची। फिर वो तिरुसा से पूछता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि हमेशा की तरह हारने वाला मुझे चाबियों के सारे रहस्य बताएगा और उसकी जान तब जाएगी जब मैं चाहूंगा। पर मिशा एक तरफ खड़ी होकर डर के मारे डीमन को देखने लगती है। डीमन उसके पास जाकर कहता है कि तुम ही थी ना जो पिछली बार मुझे टच करके देख रही थी, अब आओ छू के देखो मुझे। कहाँ, एक मार में तुम्हें 2 टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा, समझी? चुपचाप खड़ी रहो वहाँ पर, और हाँ बेहोश मत होना, मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। दोस्तों लगता है डीमन कम, ये थोड़ा वैसा किस्म का आदमी ज्यादा है। फिर वो मार्क से पूछता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है सुनो, अगर मैं जीत गया तो तिरुसा, मिशा, माइकल तीनों को मरना पड़ेगा। डीमन भी मान जाता है दोस्तों, और अब डीमन गेम एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत ही सिंपल रूल वाला गेम है जिसका नाम है शैडो रन। तुम्हें अपने दुश्मन के सर को नहीं बल्कि उसके शैडो के सर पर पैर रखना है। जो सबसे ज्यादा बार अपने अपोनेंट के शैडो के सर पर पैर रखेगा
वो जीत जाएगा। गेम बड़ा सीधा है, लेकिन गेम का लोकेशन चेंज होता रहेगा। फिर डीमन दोस्तों तिरुसा के अलावा बाकी सभी को फ्रीज करके तिरुसा से कहता है कि डरो मत, मैंने सबको फ्रीज किया है, कुछ नहीं होगा। असल में तुम्हारे पास 3 चाबियां हैं, तो इस वजह से इस गेम में तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक 1 मिनट के लिए तुम किसी जगह या किसी चीज को फ्रीज कर पाओगे और इस गेम को जीतने में तुम्हारी ये शक्ति काम आएगी। जिनके पास वैसे ये शक्ति होती है उसे ये बताना मेरा फर्ज है, सो बता दिया मैंने। फिर वो सभी को अनफ्रीज कर देता है। अब गेम शुरू होता है तो सिर्फ तिरुसा और मार्क का लोकेशन चेंज हो जाता है और वो मैदान में होते हैं। दोनों एक दूसरे के शैडो के सर पर पैर रखने की खूब कोशिश कर रहे होते हैं, पर मार्क के हाथ पर एक टैटू देखकर माइकल चौंक जाता है कि ये टैटू तो मैंने कहीं देखा है। वो अपने मोबाइल ऐप ओरोची से पूछता है कि इस आदमी को स्कैन करके पता लगाओ कि ये कौन है, पर ओरोची कहता है कि सुन भाई, यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, मैं कहाँ से पता लगाऊं। इस पर दोस्तों माइकल और मिशा स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पुराने न्यूज़पेपर्स को देखने लगते हैं, तो पता चलता है कि कुछ साल पहले मार्क एक फेमस बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन चीटिंग केस में फंसने की वजह से हमेशा के लिए वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट से उसको हटा दिया गया। उसने बहुत ज्यादा उधार भी ले रखा था, जिस वजह से वो कहीं छुप कर रह रहा था, लेकिन कुछ महीनों से जो भी इलीगल बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं उन सब में वही जीत रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इनको पता चल जाती है, तो वो घबरा जाते हैं कि ये तो एक फेमस बॉक्सर है, इससे तिरुसा कैसे जीत पाएगा। ग्राउंड पर तिरुसा और मार्क एक दूसरे के शैडो पर पैर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मार्क उसे पंच करने आता है तो तिरुसा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ आगे कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि मार्क उसे पंच नहीं करता बल्कि शैडो में उसके सर पर अपना पैर रख देता है, जिस वजह से मार्क को एक पॉइंट मिल जाता है। अगले राउंड में दोनों खुद को एक बिल्डिंग के अंदर पाते हैं, तब माइकल और मिशा तिरुसा को बताते हैं कि मार्क एक नामी बॉक्सर रह चुका है, उससे जीतना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम हार गए तो क्या सच में हम तीनों मर जाएंगे। तिरुसा कहता है कि हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहो तुम, और तुम दोनों हो कि बस मेरे पास ही चिपके रहते हो, तो अब भुगतो। दूसरी ओर दोस्तों थॉमस मार्क से मिलता है और कहता है जैसे तैसे पहला पॉइंट तो तुम ले चुके हो, लेकिन बाकी के पॉइंट चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस तरह दोस्तों इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। यहाँ तिरुसा माइकल को बताता है कि तुम्हें याद है क्या, स्कूल में हम पर्दे से एक ट्रिक क्या करते थे। वो कहते हैं हाँ याद तो है, लेकिन उससे क्या होगा। तिरुसा कहता है कि बस वही चीज हम यूज करने जा रहे हैं। पर दोस्तों तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। ये तीनों अलग होकर भागने लगते हैं, पर माइकल मार्क के हाथ लग जाता है और वो रोता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मार्क कहता है कि बाहर आ जाओ तिरुसा, वरना तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। कहकर वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक शैडो का सर दिखता है और उसे यकीन होता है कि ये तिरुसा का सर है। वो भाग कर जाता है और उस पर पैर रख देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जब वो मुड़कर कमरे के अंदर देखता है तो पता चलता है कि वो तिरुसा का सर नहीं, बल्कि तिरुसा और मिशा ने बाल्टी, मॉप वगैरह से इंसान जैसा रूप बना के रखा हुआ था। तभी खिड़की से तिरुसा अंदर आकर मार्क के शैडो में उसके सर पर पैर रख देता है। दूसरा राउंड भी दोस्तों तिरुसा जीत गया था। अब तीसरा राउंड एक अंधेरे कमरे में होता है, जहाँ सिर्फ एक जगह पे रोशनी होती है। मार्क तिरुसा को चेस करने लगता है, लेकिन तिरुसा एक जगह छुपकर अपने फ्रेंड्स की मदद से एक ट्रैप बनाता है। वो एक लीवर को खींचकर एक पर्दे को सेट करता है और अपने फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करके ऐसा अरेंजमेंट करता है जिससे कि ठीक 1 मिनट के बाद वो पर्दा गिर जाए, और फिर जानबूझकर 1 मिनट के लिए वो मार्क को यहाँ वहाँ भगाता है और ऐन वक्त पर वो मार्क को स्टेज पर लेकर आ जाता है। पर 1 मिनट के बाद भी दोस्तों पर्दा नहीं गिरता। अब तिरुसा कंफ्यूज होता है कि पर्दा अभी तक क्यों नहीं गिरा। तब ऊपर दिखाते हैं कि असल में पर्दे की रस्सी को थॉमस ने पकड़ के रखा हुआ है। मौका पाकर मार्क तिरुसा को बहुत मारने लगता है, पर माइकल और मिशा बीच में आकर मार्क को पकड़ लेते हैं और तब तिरुसा उसके शैडो के सर पर अपना पैर रखकर एक और पॉइंट जीत जाता है। इस तरह तीसरे राउंड में एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर तिरुसा ये गेम जीत जाता है। तब वहाँ पर डीमन आता है दोस्तों, तो तिरुसा कहता है कि तुमने वादा किया था तुम मार्क की जान नहीं लोगे, वो तब मरेगा जब मैं चाहूंगा। डीमन कहता है हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया। अब तिरुसा कहता है कि पर मुझे तुमसे ये पूछना है कि मोरुको जो मुझसे हार गया था ना, वो अचानक गायब कहाँ हो गया, कहीं तुम उसको लेकर तो नहीं चले गए। डीमन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अकमा गेम का मास्टर हूँ, मैं ऐसी चीटिंग कभी नहीं करता, जो वादा किया वो हमेशा निभाता हूँ। लेकिन तिरुसा कहता है कि मुझे अब भी तुम पर शक है, क्योंकि प्रतियोगिता के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं जब चाहूंगा तब मोरुको की जान लूंगा, लेकिन मोरुको ने तुमसे कहा था कि अगर वो हार गया तो तुम किसी भी वक्त उसकी जान ले सकते हो, तो क्या तुमने उसकी जान ले ली। डीमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तिरुसा कहता है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल गेम खत्म हुआ तो तुम जा सकते हो। डीमन भी गायब हो जाता है दोस्तों। फिर तिरुसा मार्क से पूछता है कि ये चाबी तुम्हें कैसे मिली। वो कहता है कि ये आसमान से गिरी थी। तिरुसा फिर हैरान हो जाता है कि ये भी वही कह रहा है जो मोरुको ने कहा था। वो पूछता है कि लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास भी एक चाबी है, तुम्हें किसने भेजा यहाँ पर। मार्क बताता है कि उसका नाम है थॉमस। इस पर दोस्तों तिरुसा उससे उसकी चाबी ले लेता है और कहता है कि याद रहे अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, आइंदा तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी, मुझे याद रखना। मार्क भी थैंक यू कहकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों माइकल भी तिरुसा के साथ खुलकर बात करता है।
फिर वो उस वीडियो कैसेट को प्ले करते हैं और अपने स्कूल के दिनों को अच्छे से याद करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर थॉमस आ जाता है और कहता है कि तुमने मार्क को भले ही हरा दिया हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अच्छा, तो तुम ही हो वो थॉमस। वो कहता है कि हाँ, और मेरे गले में जो इतनी सारी चाबियां हैं ना, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उसकी माला में दोस्तों 6 मैजिकल चाबियां लटक रही होती है। वो पूछता है कि तो चलें, गेम शुरू करें हम नया। यहाँ तिरुसा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है और इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आप आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा तो हम इसके आगे के पार्ट्स को लेकर जरूर आएंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।